नमस्कार। जय हिंद प्यारे साथियों, हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए आज हिंदी साहित्य का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने चलते हैं, जिसका नाम होगा कि हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए पहले से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, दिया है आवारा मसीहा के लेखक कौन है। आवारा मसीहा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, तो विष्णु प्रभाकर की प्रसिद्ध पुस्तक है। आइए दूसरे सवाल पर आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, दिया है कि कलम का सिपाही किसने लिखा था। तो कलम के सिपाही के रचनाकार कौन है, तो देखिए दूसरे का उत्तर हो जाएगा कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखा था। कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखा था। आगे हम बढ़ेंगे, तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, शुरुआत करते हैं तीसरे प्रश्न से कि रक्षाबंधन नाटक के रचयिता या रचनाकार कौन है। रचयिता कौन है, रक्षा बंधन नाटक का रचनाकार कौन है, तो कौन है, हरिकृष्ण प्रेमी, जो रक्षाबंधन नाटक के रचनाकार हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा कि कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है। आज ही आपको क्लास में पढ़ा है कौन सा नाटक। अच्छा, भारत दुर्दशा है, अंधेर नगरी है। ठीक, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। अगर देखें हम चंद्रावली नाटिका, ये भी किसके, भारतेंदु हरिश्चंद्र के। स्वर्ण विहार भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। आप एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, अंजो दीदी के रचनाकार कौन है। प्रश्न है, अंजो दीदी के रचनाकार कौन है। तो अंजो दीदी के रचनाकार कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपेंद्र नाथ अस्क, जो है अंजो दीदी के रचनाकार हैं। अगर उदय भट्ट होंगे नहीं, भारतेंदु हरिश्चंद्र है नहीं, तो भुवनेश्वर भी नहीं है कौन, उपेंद्र नाथ अस्क। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से मोहन राकेश की कृति कौन सी है। आइए देखते हैं मोहन राकेश की कृति। मोहन राकेश की कृति कौन सी हो जाएगी भाई, लहरों के राजहंस मोहन राकेश की कृति है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न होगा, अगला प्रश्न, दूसरी परंपरा की खोज नामक कृति के लेखक कौन है। अच्छा, दूसरी परंपरा नामक, दूसरी परंपरा की खोज नामक कृति के रचनाकार कौन है, तो इसके कौन रचनाकार हैं, तो नामवर सिंह दूसरी परंपरा की खोज नामक कृति के लेखक हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है। बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है, तो बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है, तो रत्नाकर जी बिहारी रत्नाकर के रचयिता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसका प्रसिद्ध उपन्यास है। नीड़ का निर्माण फिर, तो ये हरिवंश राय बच्चन का है। इसी पर पहली बार, इसी पर हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान से नवाजा गया था सन 1991 में। इनकी एक आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं, मधुशाला, मधुकलश इत्यादि रचनाएं किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की है। सरस्वती सम्मान 1991 में इनको दिया गया था। किसकी आत्मकथा है, तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 10वां नंबर प्रश्न है, दिया है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसकी प्रसिद्ध पंक्तियां है। दिया है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, किसकी प्रसिद्ध पंक्तियां है, तो विद्या निवास मिश्र की प्रसिद्ध पंक्तियां है। कौन, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। आगे हम बढ़ेंगे, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। माटी की मूर्तें, माटी की मूर्त, माटी की मूर्त किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो माटी की मूर्त किसकी प्रसिद्ध रचना हो जाएगी, तो राम वृक्ष बेनापुरी की प्रसिद्ध रचना का क्या नाम है, माटी की मूर्तें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन है। सर्कस उपन्यास के रचनाकार देखा जाए तो कौन हो जाएंगे बाबू, कि हो जाएंगे सर्कस उपन्यास के रचनाकार संजीव जी हो जाएंगे। ठीक, यशपाल मनु भंडारी ये नहीं है, अमृतलाल सागर है नहीं, है कौन, संजीव जी हैं।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? अच्छा, गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये किसकी प्रसिद्ध रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध रचना है। लिख लीजिए, गोदान, गोदान, गबन, गबन, कर्मभूमि, कर्मभूमि, रंगभूमि, 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 किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये मुंशी प्रेमचंद्र जी की प्रसिद्ध रचना का क्या नाम है? गोदान, गबन और कर्मभूमि, रंगभूमि। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बाबू है क्या? अगला प्रश्न इसका, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग बास समानी, जाकी अंग बास समानी के रचनाकार, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो देखिए 14 नंबर का क्या उत्तर हो जाएगा कि रैदास जी इसके रचयिता है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी, ये किसकी पंक्तियां है? रैदास की पंक्तियां है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा होगा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जिसकी भावना जैसी रहती है भगवान की मूरत में वैसी ही दिखती है। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता या रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार कौन है? सूरदास जी हैं? नहीं। मीराबाई है? नहीं। कौन है? गोस्वामी तुलसीदास की जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रेम पचीसी, मस्ट इंपोर्टेंट, इस प्रश्न को आप कर लीजिएगा मेरे तरफ से, बहुत महत्वपूर्ण ये श्रृंखला है, आईएमपी प्रश्न है। प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? कहानी के संग्रह के रचनाकार कौन हो जाएंगे बाबू? तो इसके मुंशी प्रेमचंद्र हो जाएंगे। अगेय जी की नहीं है, जयशंकर प्रसाद की भी नहीं, यशपाल की भी नहीं होगी। किसकी? प्रेम पचीसी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध कहानी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चलिए आज इसका देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार हम जानते हैं साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी बाबू 22 मई 1961 को इसका सम्मान हुआ था। पहली बार किसको दिया गया था? पहली बार दिया गया था, उस व्यक्ति का नाम है जी शंकर कुरूप को यह पुरस्कार दिया गया है। अभी बात करें अगर हिंदी में किस किस को यह सम्मान दिया गया है, इसमें क्या कितनी राशि दी जाती है? तो इस ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपए दी जाती है। साथ ही साथ एक वाग देवी की मूर्ति दी जाती है। बात करेंगे वाग देवी, और एक सफेद साल दी जाती है, यानी एक अंग वस्त्र के रूप में दिया जाता है। ठीक, अगर हम बात करें हिंदी में किस किस को मिला है, तो हिंदी में पाने वाले पुरस्कार कौन है? चिउकिया। चिउकिया कहने का मतलब यह कितने भाषाओं में दिया जाता है? अगर पूछ दे कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो कुल 22 भाषाओं में दिया जाता था, प्लस अंग्रेजी भी जोड़ दिया गया। अब ये 23 भाषाओं में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। हिंदी के क्षेत्र में सबसे बड़ा या साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। कुल 23 भाषाओं में दिया जाता है। अगर हम बात करें अभी हाल ही में किसे दिया गया, वर्ष 2023 का किसको दिया गया है? दामोदर माउजो को ज्ञानपीठ पुरस्कार ये दिया गया है। हिंदी में किसे दिया गया? चिउकिया। चिउकिया का मतलब चिदम्बरा। ऊ से क्या बना बाबू? ऊ से उर्वशी बना। की से क्या बना? कितनी नावे कितनी बार बना। कितनी नावे कितनी बार। या से क्या बना? यामा बना। अगर आप ये भी सोचते होंगे चिदम्बरा को कब दिया गया? 1968 को। ठीक, उर्वशी को 1972 में। कितनी नावे कितनी बार? 1978 में। यामा को 1982 में दिया गया। चिउकिया किसकी है? पंत जी की प्रस्तुत है। चिदम्बरा के लेखक कौन है? पंत जी। उर्वशी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कितनी नावे कितनी बार का लेखक कौन है? अगेय जी है। अगर यामा किसकी है तो आप जानते हैं महादेवी वर्मा की है। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा होगा, आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए अगला प्रश्न क्या है हमारा, प्रेम सागर के लेखक कौन है। आप इस प्रश्न को बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस प्रश्न को क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रश्न बड़ी पूछा गया है। ठीक, प्रेम सागर के लेखक कौन है, तो प्रेम सागर के लेखक कौन है, श्री लल्लू लाल जी प्रेम सागर के क्या है, लेखक है। कौन है, लल्लू लाल जी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कौन है, लल्लू लाल जी। ठीक, आप इसका अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चलिए अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने अपनी रचनाओं का वर्णन, तुलसीदास ने अपनी रचनाओं का वर्णन किया है, अपनी रचनाओं का में किसका वर्णन किया है। तुलसीदास किसके कवि हैं। अच्छा देखिए, भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन, एक सगुण भक्ति काव्य और दूसरा क्या हुआ, निर्गुण भक्ति काव्य। निर्गुण भक्ति काव्य, एक क्या हुआ, सगुण भक्ति काव्य। सगुण भक्ति के दो शाखाओं में बांटा जाता है, एक रामाश्रयी शाखा के कवि होते हैं, एक रामाश्रयी शाखा के कवि होते हैं और दूसरे हमारे कृष्णाश्रयी के शाखा के कवि होते हैं। निर्गुण को दो भागों में बांटा गया है, एक ज्ञानाश्रयी, एक ज्ञानाश्रयी, एक होता है प्रेमाश्रयी, प्रेमाश्रयी के नाम से जाना गया। अगर हम बात करेंगे तुलसीदास किस काल में आते हैं, तो तुलसीदास हमारे आते हैं राम भक्ति, रामाश्रयी के कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए, गोस्वामी तुलसीदास प्रसिद्ध हुए। इन्होंने रामचरितमानस की रचना किया है। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है, तो प्रभु राम का वर्णन किया है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है बाबू, अगला प्रश्न है त्यागपत्र, त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है, तो त्यागपत्र उपन्यास के रचनाकार कौन है, तो देखें जैनेन्द्र कुमार जी हैं। त्यागपत्र उपन्यास के रचनाकार या किसकी कृति है, जैनेन्द्र कुमार की कृति है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 21 नंबर प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। बड़ी अच्छी सवाल है यार, एकदम अभी इसको बताए हैं। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु नहीं, भारतीय लेखकों की आर्थिक सहायता हेतु इसके लिए भी नहीं दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु दिया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए जो पढ़ाएंगे ये तो कन्फर्म है कि साहित्य बिल्कुल आपको पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश सिपाही में आपका 1 नंबर का कार्य करवा रहे हैं, हो सकता है किस्मत अच्छी रही तो 2 नंबर 3 नंबर तक साहित्य से सवाल बनते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाव विलास के रचनाकार कौन है, भाव विलास के रचनाकार कौन है, तो भाव विलास के रचनाकार कौन हो जाएंगे बाबू, देव क्या है, भाव विलास के रचनाकार हैं। ठीक, ये रीतिकाल के कवि हैं। देव किसके कवि है, तो ये रीतिकाल के कवि है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर नामक उपन्यास, अर्धनारीश्वर नामक उपन्यास कहा है कि रचनाकार कौन है, धर्मवीर भारती है, नहीं। राही मासूम रजा है, ये भी नहीं है। कौन, विश्वरूप प्रभाकर है, हाँ ये बिल्कुल सही उत्तर है। निराला जी तो है नहीं। अर्धनारीश्वर विश्वरूप प्रभाकर का उपन्यास है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बाबू। अगला प्रश्न हमारा है 84 बेसड़ों की वार्ता, 84 बेसड़ों की वार्ता के लेखक कौन है, तो 84 बेसड़ों की वार्ता का रचनाकार गोकुलनाथ है, बिल्कुल सही उत्तर है। विठलनाथ नहीं, चित्त स्वामी ये भी नहीं है, ये नंददास ये भी नहीं है। ये सभी तो अष्टछाप के कवि हैं। गोकुलनाथ ने लिखा था 84 बेसड़ों की वार्ता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है यार, आज ही तो शायद क्लास में पढ़ाया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या है, यह निबंध संग्रह है। बाल मुकुंद का नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी नहीं है, श्याम सुंदर दास का भी नहीं है। किसका, चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल की ही तो प्रसिद्ध रचना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, काशी नागरी प्रचार सभा का स्थापना किस वर्ष हुई थी, काशी नागरी प्रचारी सभा का स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1893 में बिल्कुल राइट उत्तर है आपका। 1900 तो गलत है,
1903 भी गलत है और 1905 भी। हुआ कब था? 1893 में काशी नगरी परचाड़ी सभा की स्थापना हुई थी 1893 ईस्वी में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू कि त्रिधारा किसकी रचना है? त्रिधारा किसकी रचना है? तो बात हम करेंगे त्रिधारा के बारे में। तो त्रिधारा किसकी प्रसिद्ध? मुंशी सदा सुखलाल की नहीं, विवेकी राय की। हाँ, विवेकी राय का क्या है? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा इसका आप ले लीजिएगा, विवेकी राय को क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। त्रिधारा किसकी रचनाकार है? जो विवेकी राय थे उन्होंने लिखा क्या था? त्रिधारा नामक रचना लिखा था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, लोक मंगलम भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? अच्छा, लोक मंगलम भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, इसके बारे में पूछा है। तो कौन हो जाएंगे? मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे? नहीं, गोस्वामी तुलसीदास बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये राम भक्ति से जुड़े भी थे। ये किससे थे? राम भक्ति के कवि भी कहलाते हैं। ये भी देखा जाए, लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि किसे कहा या कौन है? गोस्वामी तुलसीदास को कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बाबू क्या है? अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास की कथा वस्तु। अच्छा प्रश्न आया है। अब अच्छा एकदम प्रश्न आया है, देखिएगा, बड़ी अच्छा प्रश्न है। गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। किसकी कमी आई है? इसी के बारे में। बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से बिल्कुल गलत उत्तर है। शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के, हाँ बिल्कुल सही है। गोदान उपन्यास जब आप पढ़ेंगे तो शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरण को समेट लेने से, ये बिल्कुल उत्तर सही है। दार्शनिक श्रेणी के चरित्रों द्वारा लंबे भाषण नहीं, ये गलत हो जाएगा। साधारण स्तर की स्त्री, स्त्रियों के बारे में नहीं हुआ है। शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरण को समेट लेने से वहां चर्चा किया गया है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न में कि कवि केशव दास, यहाँ सवाल है आपका, कवि केशव दास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय के अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? केशव दास की कौन सी कृति अपने छंदों के वर्ण विशेषता में भटक सी लगती है? कौन सी? रामचंद्रिका को तो लिखे है केशव दास, तो वही तो रामचंद्रिका जो है उसमें ऐसा लगता है कि वह विषय के अपेक्षा छंदों के विविधता में भटक गई है, रामचंद्रिका को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? विभावानुभाव संचारी भाव संयोग दृश्य निष्पत्ति सूत्र किसका है? तो ये तो क्लास में पढ़ाया हुआ प्रश्न है भाई। भरत मुनि ने कहा था विभाव अनुभाव व्याभिचारी भाव संयोग रस से क्या होती है? रस की उत्पत्ति होती है। यह सूत्र किसने दिया था? आचार्य भरत मुनि ने दिया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? अभी हम यही ट्रिक बताए हैं, ये ट्रिक तो बिल्कुल याद कर लो बाबू, बड़ी काम आएगा उत्तर प्रदेश सिपाही में। ची उ की या, कहने का मतलब चितंबरा, चितंबरा, उर्वशी, उर्वशी, कितनी नावे कितनी बार, कितनी नावे कितनी बार, और यामा, यही चार रचनाएं हैं जिस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। करा रामधारी सिंह दिनकर की, रामधारी सिंह दिनकर ने क्या लिखा था? ये तो आप प्रश्न कर ही जाओगे बाबू, उर्वशी ही तो लिखा था। संस्कृत के 4 अध्याय तो उनके है नहीं, रश्मि रथी है नहीं, कुरुक्षेत्र है नहीं, किस पर मिला था? उर्वशी पर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें हिंदी के किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? बाबू अभी तो बताए हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है बाबू? इसका अगला प्रश्न, तार सप्तक के संपादक कौन है? अच्छा, तार सप्तक के संपादक कौन है? तो देखा जाए नामवर सिंह है क्या तार सप्तक के? तो कहेंगे सर नामवर सिंह तो नाम ही नहीं आया है, ये गलत है। ये अगे जी हैं क्या? सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तार सप्तक पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए, सचिदानंद हीरानंद, हीरानंद वात्स्यायन, वात्स्यायन
और इनका एक छोटा ही नाम लिखा जाता है अगे। पूरे इतना बड़ा नाम था इनका, सत्यानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जी, ये तार सप्तक के संपादक थे। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गीत फरोश के रचयिता कौन है? गीत फरोश के रचयिता का नाम बताना है बाबू। गीत फरोश के रचयिता का क्या नाम है भाई? भवानी प्रसाद मिश्र। कौन गीत फरोश रचयिता के रचनाकार है? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न कौन है? मधुशाला के रचयिता कौन? अरे वाह, कितना अच्छा सवाल है भाई, ये तो कई बार आ चुका। शुरू से भी हम कहते हैं कि देखिए हरिवंश राय, अमिताभ बच्चन के पिताजी का क्या नाम था? हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला, मधु कलश, नीड़ का निर्माण। आइए यहाँ पर हम लिख ही देते हैं, क्या उत्तर हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला कह दे, मधुशाला किसकी रचना है? मधु कलश किसकी रचना है? मधु कलश किसकी प्रसिद्ध रचना है? मधुशाला, मधु कलश, मधुवाला, मधुवाला, ठीक। नीड़ का निर्माण, फिर नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से फिर दूर क्यों? एक और रचना का क्या नाम है? बसेरे से फिर दूर क्यों? फिर दूर क्यों? एक है क्या भूलूं क्या याद करूं। एक इनकी और रचना का क्या नाम है? क्या भूलूं क्या याद करूं। ये इनकी आत्मकथा का नाम है। ये इनका क्या है? आत्मकथा। इसी पर इनको क्या मिला था? तो सरस्वती सम्मान से नवाजा गया था। किनको? सरस्वती सम्मान। यही इतना इनसे सवाल बनता है। बिल्कुल अगर नहीं आ रहा तो बाबू आप स्क्रीनशॉट ले लो, एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट लो जो आपको हर वक्त काम आएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि एक कंठ 20 पाई किसकी रचना है? एक कंठ 20 पाई किसकी रचना है? तो हम देखेंगे एक कंठ 20 पाई किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो देखिए सर्वेश्वर की है नहीं, दुष्यंत जी की है क्या? तो बिल्कुल सही उत्तर है, एक कंठ 20 पाई दुष्यंत जी की प्रसिद्ध रचना का नाम है। धर्मवीर भारती का है नहीं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कुकुरमुत्ता के रचयिता। बड़ी अच्छा सवाल आया ये यार, क्लास में पढ़ाया हुआ सिंपल सवाल है, ये हर बैचों में हमने पढ़ाया है, इंपोर्टेंट कर लो भाई। क्या कुकुरमुत्ता के रचना या रचयिताकार कौन है? कुकुरमुत्ता के रचयिताकार कौन है? पंत जी हैं क्या? नहीं, निराला जी है। बिल्कुल सही उत्तर है, निराला जी तो है कुकुरमुत्ता के रचनाकार। अरे यार एकदम जो पढ़ाए हैं वही छप रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आइए अगला प्रश्न है, इनमें से निराला की कविता कौन सी है? इनमें से निराला की कविता कौन सी है? अच्छा, निराला जी ने कौन सी कविता लिखा था इसके बारे में पूछ रहा है। रश्मि लिखा था क्या? बिल्कुल गलत है। इनमें से निराला की कविता कौन सा है, सवाल आया है। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, रश्मि नहीं लिखा, तुलसीदास। निराला की कविता तुलसीदास, बिल्कुल कौन सी है? तुलसीदास नामक कविता भी लिखे थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा। आ गया, लिख लो, छपेगा, एकदम पढ़ाया हुआ चीज है। एकदम क्लास नोट्स खोलिए, क्लास नोट्स खोलिए, इसमें हमने पढ़ाया है कि राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है। राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है बाबू? तो आप तुरंत जवाब दोगे, पंत जी की नहीं, जयशंकर प्रसाद की नहीं, निराला की है क्या? तो कहोगे बिल्कुल सर, यही तो बताया गया था, राम की शक्ति पूजा निराला की प्रसिद्ध पंक्ति है, उनकी रचना है। अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अंधा युग, अंधा युग किसकी कृति है? अंधा युग किसकी कृति हो जाती है? तो देखते हैं, नरेंद्र शर्मा की है नहीं, मुक्ति बोध की, गलत है। केदारनाथ अग्रवाल का नहीं, धर्मवीर भारती का क्या? बिल्कुल सही उत्तर है। अंधा युग किसकी कृति है? धर्मवीर भारती की है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए अगले प्रश्न है, नीला देवी, नीला देवी नाटक के रचयिता का नाम बताइए। अच्छा, नीला देवी नाटक के रचयिता का क्या नाम है? तो देखिए नीला देवी नाटक के रचयिता का नाम है क्या? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आज ही ये पढ़ाए हैं। नीला देवी कह भी रहे थे कि देखो ये सिपाही तो नहीं, अन्य एग्जामों में पूछा गया है, तो ये सही बात है। अन्य एग्जाम में यूपी ट्रिपल एससी
यूपी ट्रिपल एससी जो वीडियो का पहला पेपर हुआ था वर्ष 2016 में, तब ये सवाल आया था। क्या नीला देवी नाटक के रचयिता का क्या नाम है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आज ही पढ़ाए हैं भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा किसकी प्रसिद्ध नाटक है? ठीक। एक और भी नाटक पढ़ाए थे क्या? अंधेर नगरी। अंधेर नगरी। अंधेर नगरी। आज ही क्लास में ये सारे सवाल की चर्चा किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन है? आधुनिक हिंदी साहित्य के पहले आत्मकथा के लेखक कौन है? तो देखिए कौन हो जाएंगे। बाबू श्याम सुंदर दास हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो बाबू श्याम सुंदर दास को माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बाबू अगले प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा था? ये किसने कहा था बाबू? या ग्रियर्सन ने कहा था? ग्रियर्सन ने कहा था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उसे बीज बप्पन काल की संज्ञा, आदिकाल को किसकी संज्ञा दिया था? बीज बप्पन काल की संज्ञा दिया था। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा था? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको आदिकाल कहा था। अच्छा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है बाबू? अगला प्रश्न कि किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? अरे वाह, एकदम नोट्स का छपा हुआ प्रश्न है भाई, मस्ट इम्पोर्टेंट। दोनों बैच में पढ़ा है सुबह शाम, ये हमें आज पढ़ा रहे हैं तो ये चीज याद आ रहा है कि यार हमने अपने बैच में इतना मेहनत किया था कि ये सवाल डायरेक्ट मिल रहा है। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। ये शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आइए अगला प्रश्न है, दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। दशरथ सूत, दशरथ के पुत्र, तिहु लोक बखान, तीनों लोक में बखान हुई, राम नाम का मरम है आना। अंत में राम नाम, मरने के बाद ही राम नाम ही सहारा होता है। किस रचना की पंक्तियां हैं? तो ये किस रचना की पंक्तियां हैं बाबू? तो ये गोस्वामी तुलसीदास ने अपने रचना में वर्णन किया है। तुलसीदास की प्रसिद्ध पंक्तियां है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? हिंदी का पहला पत्र कौन सा है यार? कई बार बताया जाए भाई साहब। या 30 मई 1826 को यह कहां से निकाला जाता था? कलकत्ता से निकाला जाता था। हिंदी का पहला पत्र का क्या नाम है? उर्दंत मार्तंड। इसके संपादक कौन थे? संपादक का नाम लिख लीजिएगा भाई। ये संपादक पंडित जुगल किशोर कौन थे? जुगल किशोर दत्त जी इसके संपादक रहे हैं। सेम क्लास नोट्स का सवाल है, ये क्लास नोट्स का पढ़ाया हुआ सवाल है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? अति सुधो स्नेह को मागन है किसकी पंक्तियां है? अति सुधो स्नेह को मागन है, यह किसकी प्रसिद्ध पंक्तियां है? तो यह किसकी प्रसिद्ध पंक्तियां है? घनानंद की प्रसिद्ध पंक्तियां है। अति सुधो स्नेह को मागन है घनानंद की प्रस्तुत पंक्तियां है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू, हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहां चले। हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहां चले, क्या नगेंद्र शर्मा की है? क्या नहीं। हरिवंश राय बच्चन की है? नहीं। अरे भाई बाल कृष्ण शर्मा नवीन की है, तो इनकी भी तो नहीं है, तब किसकी है? भगवती चरण वर्मा की ही तो पंक्ति है, हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहां चले। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अनन्या से अनन्या किसकी रचना है? अनन्या से अनन्या किसकी रचना है? तो देखिए यह किसकी प्रसिद्ध रचना है भाई? मैत्री पुष्पा की नहीं, मृदुल्ला गर्ग की बिल्कुल नहीं, कृष्णा सोबत की नहीं, जिंदगी नामा है भाई। कृष्णा सोबत का उपन्यास का क्या नाम है? जिंदगी नामा। प्रभा खेतान की बिल्कुल सही उत्तर है। अन्या से अनन्या तक किसकी रचना है? तो यह है प्रभा खेतान की
प्रसिद्ध रचना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो कहते थे कि सर क्या ये सब प्रश्न आएगा, आज देखिए ना। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार। किस कवि द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं? तो किस कवि के द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं भाई साहब? आचार्य देव ने लिखा है? नहीं। बिहारी की है? बिल्कुल नहीं। रसलीन की है, ये सही है। रसलीन की पंक्तियां हैं। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवन एक बार। किसकी है? रसलीन की प्रस्तुत पंक्तियां है। किसकी है? रसलीन की। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आवारा मसीहा। वाह, बड़ी अच्छा सवाल है। इसको भी आप हमारे तरफ से उत्तर प्रदेश सिपाही के लिए इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? आवारा मसीहा के जीवनी में किसका जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी का? नहीं। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की ये जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। किसमें? आवारा मसीहा में। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाई कि बिहारी के प्रसिद्ध हैं। अरे वाह, अरे यार कितना अच्छे अच्छे सवाल का आज कलेक्शन हुआ है। बिहारी किसके लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल आप जवाब दीजिए। इस सवाल का तो उत्तर मन कर रहा है कि नहीं बताया जाए। ठीक, कविता के लिए प्रसिद्ध है क्या? सवैया के लिए, पद के लिए? नहीं। बिहारी जी किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहारी जी तो दोहा के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़िए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? चलो ये तो थोड़ा सा प्रश्न है, ये थोड़ा सा एक लेवल का प्रश्न आया है। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? क्या आदिकाल के हैं क्या? नहीं। भक्ति काल के? नहीं। रीति काल के? तो बिल्कुल सही उत्तर है, घनानंद रीति काल के ही कवि है। भारतेंदु काल के? नहीं। आगे बढ़िए अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद में है? अच्छा, इलाहाबाद से जो पत्रिका निकलती थी उसका उसका क्या नाम था? हिंदी प्रदीप था। हिंदी प्रदीप पत्रिका कहां से निकलती थी? आपके इलाहाबाद, जो इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? प्रयागराज कर दिया गया है। यही से हिंदी प्रदीप पत्रिका निकलती थी। अच्छा, ब्राह्मण कहां से निकलती थी? लिख लीजिएगा, ब्राह्मण कानपुर से निकलती थी। ठीक, ये कानपुर से निकलती थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हिम तरंगड़ी पत्रिका के संपादक? वाह भाई वाह, हिम तरंगड़ी पत्रिका के संपादक कौन है? अरे यार आज ही तो बताया गया, हिम तरंगड़ी पत्रिका के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी हैं। इन्हीं को क्या दिया गया था? कौन सा पुरस्कार था? साहित्य साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। पाने वाले पहले व्यक्ति थे ये। पाने वाले पहले व्यक्ति थे 1954 में। सन 1954 में इन्हीं को क्या दिया गया था? यह पुरस्कार दिया गया था हिम तरंगड़ी पत्रिका के लिए। क्या दिया गया था? 1900। माखनलाल चतुर्वेदी 1954 में इसकी स्थापना और 55 में इनको दिया गया था। ठीक, आज ही तो क्लास में दोनों सुबह और शाम दोनों बैचों में ये चीज पढ़ाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि रामचरितमानस में कांडों का सही क्रम है। रामचरितमानस में कांडों का सही क्रम कितने बार बताया गया भाई? लड़का कहाँ हुआ? यहां से हम तुरंत चेक कर लेंगे। क्या बताएंगे इसका उत्तर? लड़का कहाँ हुआ? लड़का अयोध्या में हुआ। अयोध्या से कहाँ गया था? ठीक, तो बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड और अंत में क्या होता है? लंका कांड। कुल कितने? 7 कांडों का उल्लेख भी पूरे क्लास में लिखवा कर पढ़ा है। लड़का कहाँ हुआ? अयोध्या। अयोध्या से फिर कहा गया वन। फिर अरण्य कांड, अरण्य में किससे भी भेंट होती है? किष्किंधा से। किष्किंधा कांड, किष्किंधा से किसका पता लगाते हैं? सीता जी का पता लगा। काम अच्छा हुआ कि बुरा? तो सुंदरकांड। सुंदरकांड के बाद क्या होता है? लंका कांड। चलिए आगे हम बताते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पराधीन सपनेह सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है? पराधीन सपनेह सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है? तो बताइए किस रचनाकार की पंक्ति हो जाएंगी? तो क्या कबीरदास की पंक्ति है क्या? नहीं। रैदास की भी नहीं।
सूरदास की बिल्कुल नहीं, किसकी है? तुलसीदास की। पराधीन सपने हो सुख नाही। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास के जीवनी को आधार बनाया गया है? अमृतलाल नागर के किस उपन्यासकार में गोस्वामी तुलसीदास के जीवनी को क्या बना दिया गया है बाबू? आधार बना दिया गया है। तो किसको? मानस के हंस को। आप VIMP कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। किसके लिए? तो ये आपके उत्तर प्रदेश सिपाही के लिए ये महत्वपूर्ण सवाल साबित होगा। अमृतलाल नागर के किस उपन्यासकार में गोस्वामी तुलसीदास के जीवनी को आधार बनाया गया है? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बाबू क्या है? भेजे मन, देखिए सवाल क्या है? भेजे मन भावन के उधव के आवन की सुधि ब्रज गवानी मैं पावन जबे लगी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के रचनाकार क्या सूरदास जी हैं? नहीं। कुम्भन दास जी? ये भी नहीं है। नंददास मेजे मन भावन के? नहीं, ये भी नहीं है। है कौन? जगन्नाथ दास रत्नाकर इस पंक्ति के क्या है? रचनाकार हैं। कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति विद्रोह का युग कहा था? डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा था? तो किसके प्रति विद्रोह कहा था? तो ये हम जान रहे हैं, छायावाद के प्रति उन्होंने कहा था। क्या यह एक विद्रोह का काल है? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 62 नंबर जो प्रश्न है, टोटल आपको 100 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं। जो 62 नंबर प्रश्न है दिया है, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? राहुल संकृत्यायन। मेरी तिब्बत के रचनाकार कौन है? राहुल संकृत्यायन है। यार ये तो बिल्कुल, ये भी सवाल चर्चा किया हुआ सवाल है। मेरी तिब्बत यात्रा, राहुल संकृत्यायन, सुबह वाले बैच में चर्चा किए थे। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा, बताओ ये प्रश्न नहीं पढ़ाया गया है? कितना हम मेहनत कर करके आपको ये सवाल पढ़ाए हैं। चांद का मुंह टेढ़ा के लेखक कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा के लेखक कौन है? तो 63 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? यशपाल हो जाएगा? नहीं। नागार्जुन हो जाएगा? नहीं। गजानन माधव मुक्तिबोध चांद का मुंह टेढ़ा में हो जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर की रचनाकार, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। क्या रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है? तो कौन सा उत्तर हो जाएगा भाई? उर्वशी तो रचा रही है, रेणुका भी रचे हैं, रश्मि रथी भी रचे हैं। कौन सी रचना बच जा रही है? तो स्वर्ण धूल इनकी रचना नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी, रश्मि रथी, रेणुका, ये रचनाएं किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे। उन्होंने डाट डाट नाटक की रचना की। किस नाटक की रचना की है? इसके बारे में दिया है, अजात शत्रु। किस नाटक की रचना की है? अजात शत्रु नामक रचना की है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 66 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से रीतिकालीन कवि कौन से? निम्नलिखित में से रीतिकालीन कवि कौन से हैं? तो इनका उत्तर क्या हो जाएगा? मीराबाई? नहीं, बिहारी लाल हो जाएंगे। रीतिकालीन कवि कौन है? तो कवि बिहारी लाल जी हैं। सूरदास भक्ति काल के, नाभादास, जिसमें दास लग गया, ये सब भक्ति काल के। मीराबाई भी भक्ति काल के ही तो कवि हैं यार। ये सूरदास, नाभादास, मीराबाई, कबीर दास, तुलसीदास, ये सब किसके हैं? भक्ति काल के। रीत काल के कवि कौन है? बिहारी होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रामचरितमानस की रचना की गई है, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है? पूछा है किसमें किया गया है? अवधी में। रामचरितमानस में कुल कितने? 7 कांड है। ठीक, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि दिया है, लोकायतन किस कवि की रचना? अरे वाह यार, आज भी तो
हमको लग रहा है ये 2-3 दिनों के अंदर ही आया हुआ सवाल है। ये लोकायतन, लोकायतन किस कवि की रचना है? किस कवि की रचना हो जाएगी भाई लोकायतन? लोकायतन के रचनाकार कौन हो जाएंगे? सोहनलाल द्विवेदी नहीं, सुमित्रानंद पंत। लोकायतन के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंद पंत है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से आचार्य चतुर्सेन रचित उपन्यास का नाम क्या है? निम्नलिखित में से आचार्य चतुर्सेन रचित उपन्यास का नाम क्या है? तो कौन सा उपन्यास की रचना किए थे? गोदान का नहीं, गढ़कुंडा का नहीं, चंद्रकांता का। किसका पूछा है? आचार्य चतुर्सेन की नहीं, ये भी नहीं हो जाएंगे। कौन हो जाएगा बाबू? सोमनाथ हो जाएंगे। सोमनाथ की रचना का क्या नाम है? उपन्यास सोमनाथ उपन्यास आचार्य चतुर्सेन द्वारा रचित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंद पंत का जन्म हुआ था। देखो यार, सवाल तो सवाल होता ही है। सुमित्रानंद पंत का जन्म कहाँ हुआ था? तो सुमित्रानंद पंत का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए, क्या भवाली में? नहीं, बागेश्वर। बागेश्वर बाबा, वही बागेश्वर, बागेश्वर में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? देखिए, अगला प्रश्न है, बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी व तो झांसी वाली रानी थी। किसकी प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। अगर पूछ दिया जाए इसमें कौन से रस का है, तो ये वीर रस का भाव उदित होता है। वीर रस का स्थायी भाव उदित होता है। बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वह अंग्रेजों को इतना मार मारी थी, एक बच्चा था यूरोज। यूरोज ने ही बताई कि जो महारानी, जो झांसी की रानी है, वह अकेली मर्द है। वह भारत में एक अकेली मर्द है। इतना मारी थी, सोच लीजिए कैसे मारी होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए, बीजक किसकी रचना? अरे वाह, आज ही तो बीजक किसकी रचना है भाई साहब? बीजक के रचनाकार कौन है? कबीरदास। कबीरदास साखी, साखी लिखे थे, साखी लिखे, शबद लिखे, शबद और साखी शबद रमैनी, इन तीनों को संग्रह किए एक में। उसका नाम क्या था? बीजक। और संग्रहकर्ता का नाम भी कभी कभी पूछ दिया जाता था। ये बीजक में जो संग्रह करने वाला था उसका नाम क्या था बाबू? उसी का नाम क्या था? धर्मदास। कबीरदास को बाणी का डिक्टेटर भी कहा जाता है। इनकी जो भाषा थी पंचमेल खिचड़ी थी। पंचमेल क्या थी? खिचड़ी थी। कबीरदास के बारे में देखिएगा, इनकी भाषा क्या थी? पंचमेल खिचड़ी थी। ठीक। इन्हें वाणी का डिक्टेटर भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? वाणी का डिक्टेटर भी कहा जाता था। डिक्टेटर भी कहा जाता था। साथ ही साथ कबीरदास के बारे में कुछ और भी पॉइंट बना के देखते हैं। इन्हें कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। इनकी मृत्यु कहाँ होती है? वही मगहर में होती है। मृत्यु कहाँ होती है? तो मगहर में होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सूरदास ने सूरसागर किस भाषा में, सूरदास ने सूरसागर किस भाषा में सूरसागर की रचना किए हैं? तो किस भाषा में रचना किए हैं? अवधी में तो बिल्कुल नहीं किए हैं, ब्रज भाषा के कवि थे। सूरदास ने ब्रज भाषा में सूरसागर की रचना किए थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय का उपनाम क्या है? इन्हीं की तो उपनाम बोलते हैं भाई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रसिक प्रिया के रचनाकार। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? रसिक प्रिया के रचनाकार तो क्या ममलुक दास है? नहीं। बिहारी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। दादू दयाल, ये भी नहीं है। रसिक प्रिया किसकी है? आज लिखवाए हैं कॉपी में, खोल के आज कॉपी देखिए, केशव दास की रचना लिखवाए हैं। रसिक प्रिया किसकी है? केशव दास की रचना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन थे? हिंदी के प्रथम साहित्यकार पूछा है तो भाई यही तो बताए थे, चिउकिया। चितंबरा उर्वशी कितनी नावें कितनी बार? अगे। चितंबरा किसकी है? सुमित्रानंद पंत की। सुमित्रा
नंदपद। अब पूछे को पहली महिला जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया हिंदी में, यामा किसकी है? तो महादेवी वर्मा की। ये मत ध्यान रखिएगा बाबू, ये बाबू बिल्कुल मत ये ध्यान रखिएगा क्या कि चिदम्बरा सुमित्रानंद पंत वाली भी, ये न रखिएगा कि ये महिला है, ये पुरुष है, याद रखिएगा या लिख लीजिए, ये क्या है? पुरुष है। पहली हिंदी की महिला थी जिसको ज्ञानपीठ मिला, यामा के लिए महादेवी वर्मा को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? तो कौन हो जाएंगे? सूरदास नहीं, कबीर दास नहीं, और देखो दासे दास लगा के कौन? तुलसीदास। विनय पत्रिका तुलसीदास, कवितावली दोहावली ये सब किसकी है? तुलसीदास की रचना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुक्तिबोध के लेखक का क्या नाम है? अरे वाह यार, इनको भी तो मिला था यार साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये तीसरे नंबर के कवि आते हैं, 1958 वगैरह में मिला है इनको। जैनेन्द्र कुमार ही तो मुक्तिबोध के रचनाकार हैं, लेखक का। आज कापी में देखिए पढ़वाए हैं, आज दो सुबह वाले बैच में भी पढ़ाए थे, शाम वाले बैच में भी पढ़ाए हैं। मुक्तिबोध के लेखक का क्या नाम है? जैनेन्द्र कुमार नाम है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मजदूरी और प्रेम, देखिए कितना अच्छा सवाल आया। मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन है? तो मजदूरी और प्रेम के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो कौन हो जाएंगे बाबू? सरदासपुर सिंह। सरदासपुर सिंह जो है 79 का उत्तर क्या हो जाएगा? सरदासपुर सिंह मजदूरी और प्रेम निबंध के, ठीक है बिल्कुल सही उत्तर है। सरदासपुर सिंह ही तो होंगे, बिल्कुल सही उत्तर है। आइए इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, जो प्रश्न नहीं पढ़ाएंगे उसको कम जोड़ लेना। ये प्रश्न तो बिल्कुल हम नहीं पढ़ाए हैं। मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन है? सरदासपुर सिंह है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कलम के सिपाही क्या है? लो भाई सवाल आ गया ना, कलम के सिपाही क्या है? तो कलम के सिपाही क्या है? तो कलम के सिपाही एक आत्मकथा है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता का नाम क्या है? प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता का क्या नाम है भाई साहब? क्या महादेवी वर्मा? नहीं। जयशंकर प्रसाद? नहीं। सुमित्रा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये कौन है? दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही के रचयिता है। इस पंक्ति के रचयिता कौन है जाएंगे? तो इस पंक्ति के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो जाएंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? यह भी सवाल कराया हुआ सवाल है। बंग महिला। हिंदी के पहले कवि स्वयंभू, हिंदी के पहली कहानी लेखिका का नाम बंग महिला है, उसका नाम ही था बंग महिला। ये कॉपी में लिखवाए हैं बाबू। आगे बढ़िए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो कौन माने जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर? गलत है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? ये भी गलत है। मैथिली शरण गुप्त? नहीं। अयोध्या सिंह उपाध्याय जिनको बोला जाता है हरिऔध, ये खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। कौन? अयोध्या सिंह उपाध्याय को क्या माना जाता है? खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि के रूप में माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? फणीश्वर नाथ रेणु का कोई रचना का नाम कोई बताएगा यार? बड़ी अच्छा है, हाई हम लोग पढ़ के आए हुए हैं। कौन सी रचना? मैला आंचल। मैला आंचल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गोदान किसकी कृति है? गोदान, गब्बन, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये सब किसकी कृति हो जाएगी भाई? बोलो यार किसकी कृति हो जाएगी? मुंशी प्रेमचंद्र की ये कृति हो जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? देखिए 86 नंबर, मृग नयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो मृग नयनी उपन्यास के रचनाकार का नाम क्या है बताइए? कौन से हो जाएंगे? उपेंद्र अस्क? नहीं। यशपाल? नहीं। अरे यार दिया तो है, वृंदावन लाल वर्मा जी, यही तो है। बिल्कुल इनको राइट उत्तर दीजिए। मृग नयनी उपन्यासकार के क्या है? लेखक हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित नहीं है? तो क्या देखिए, कायाकल्प लिखे हैं क्या, जय पराजय भी लिखे हैं, रंगभूमि प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है। रंगभूमि, कर्मभूमि ये मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है, कायाकल्प भी लिखा गया